हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। हर एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में 7 वीडियोस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को पीडीएफ एंड क्विजेस मिलती है सीटेट के लिए, और भी अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है टीचिंग एग्जाम एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आप लोगों को वहां से मिल जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं हर बारी में आप लोगों को बता रही हूँ, हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर जो की वर्ड्स दिए हुए वही पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, संज्ञानात्मक क्रिया की बात हो रही है कि ऐसी कौन सी एक बात है जो कोई भी हमारे ज्ञान को उसके विश्लेषण के लिए प्रयोग लाएंगे। यानी कि कहाँ पर हमारे माइंड का यूज हो रहा है। भाई कोई भी चीज का वर्णन करना, किसी भी चीज की पहचान करना, किसी भी चीज में अंतर करना या वर्गीकृत करना, भाई सारे के सारे ऑप्शंस हम लोगों को ठीक लगते हैं, लेकिन हम लोगों को चूज करना होता है बेस्ट ऑप्शन। विश्लेषण के लिए कोई भी चीज को एनालाइज करना है। किसी भी चीज को एनालाइज कब करेंगे, जब किसी दो चीजों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर निकालते हैं, तो हम लोगों को जो है वो चीज एनालाइज हो जाती है कि कौन सी चीज कैसे हुई है। वर्णन करने से तो हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे हुई है, इसका तो हम डायरेक्ट वर्णन कर लेंगे, किसी भी चीज को देख के पहचान लेंगे, वर्गीकृत कर लेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग उनमें डिफरेंसेस निकालेंगे, डिफरेंसेस निकालने से हम लोगों को क्या होगा, उसमें एक जो है वो उस क्वेश्चन वो जो हम लोगों को कोई भी जो संज्ञानात्मक क्रिया दी हुई है उसकी उसका विश्लेषण हो जाएगा। तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा 3 विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राजेश अति लोलुप पाठक है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है। राजेश नाम का लड़का, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अलावा भी वो हमेशा लाइब्रेरी जाता है और अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन के अवकाश, यानी कि जिस टाइम पे जो टिफिन खाने के लिए रेस्ट होती है ना, उस टाइम पे भी अपने प्रोजेक्ट वर्क करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों, यानी कि उसको जब एग्जाम होते हैं तब उसको अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स को बोलना भी नहीं पड़ता है कि आप जो है वो पढ़ाई करो, लेकिन वो वास्तव में सीखने का आनंद लेता हुआ नजर आता है। यानी कि बच्चा क्या है, बच्चा अंदर से पढ़ना चाह रहा है, उसको इंटरनली ऐसा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, उसको टीचर्स को या स्टूडेंट्स को कहने की जरूरत नहीं है कि तू पढ़ाई कर। उसके इस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। यानी कि वो बच्चा इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि उसको कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है, वो सब काम अपना खुद से कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, या मापन आधारित शिक्षार्थी है। इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, वो जो बच्चा है वो इंटरनली मोटिवेटेड है उस चीज को करने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। कौन सा तरीका गलत है। बच्चों को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, भाई बच्चे को बताना ही नहीं कि कौन सा टॉपिक है, फिर भी उससे बात करना, तो वो तो हम कर सकते हैं, अच्छी बात है कि बिना टॉपिक दिए अगर हम बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो हर एक टॉपिक में बात करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। अब उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये बात तो गलत है। हम लोगों से पूछा है गलत ऑप्शन, ये बात कुछ कुछ नेगेटिव लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। प्रयोगों का समर्थन करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाई बच्चे को जो है वो हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज का यूज करे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, कि कोई बच्चा लैंग्वेज डेवलप करना चाहता है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को अमान्य कर रहे हैं, तो ये तो बात गलत हो गई। तो इसीलिए थर्ड का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। फोर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव की जो बुद्धि होती है और उसकी जो विकास होता है वो शिक्षक को योग्य बनाती है। कैसे? निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण अभ्यास कराना, यानी कि बार बार जो है वो अपने जो पढ़ाने के स्किल है उसको डेवलप करने की कोशिश करे।
शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखे। भाई बच्चे का संवेगों पर नियंत्रण बच्चा खुद रखेगा, टीचर नहीं रख सकता, तो ये तो नहीं हो सकती। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ये बात ठीक लग रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई भी शिक्षक होता है वो क्यों जो है वो डेवलप्ड माना जाता है, अच्छा टीचर कब होता है, वो टीच अच्छा पढ़ाए, वो बार बार प्रैक्टिस करे इस पर, या बच्चों के संवेगों पर नियंत्रण करे इस पर, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट कहे इस पर, या शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। भाई हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। टीचर का काम है कि वो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के टेक्निक्स का यूज करे, इसीलिए यहां पर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है हम लोगों से, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। भाई प्रश्न पूछना कभी भी बाधक नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। विकास और सीखना जो होते हैं वो समाज और संस्कृति से प्रभावित रहते हैं, यहाँ पर अप्रभावित है इसलिए गलत हो गया। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, नहीं, शिक्षार्थी जो होते हैं वो वेरिएबल तरीके से सीखते हैं, अलग अलग पॉइंट्स का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हम लोगों से सत्य पूछा है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे में 50-50% योगदान देते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि 50-50 दे रहे हैं, 100% जो है वो 50% ये दे रहा है, 50% ये नहीं हो सकता है। 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, 30-70 का भी रेशियो अलग अलग हो सकता है, 50-50 नहीं बोल सकते। समवयस्क और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, ये बात बिल्कुल ठीक बोली है इन्होंने कि बच्चे के विकास में जो आनुवंशिकता और वातावरण होती है उसमें से समवयस्क यानी कि जो इनके फ्रेंड्स होते हैं और जो इनके जीन्स होते हैं उनका योगदान योगात्मक नहीं होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आनुवंशिकता और वातावरण है उसमें जीन्स का भी योगदान हो और उसमें समवयस्कों का भी योगदान हो, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, सामाजीकरण है। सामाजीकरण क्या है। सामाजिक माप मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच में संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन। समाजीकरण क्या होता है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन नहीं होता है कि हम समाज में जो है वो कुछ चेंजेस करें, बल्कि समाज के साथ में हम खुद एक्टिव हो जाए। तो सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन करना कोई सामाजिक नहीं है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, भाई बच्चे की समाज की बात हो रही है, टीचर और स्टूडेंट की बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। समाज के आधुनिकीकरण होना कोई सामाजिकरण नहीं है, बल्कि समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन वो जो होता है वो सही होता है। सामाजिक यानी समाज के जो रीति रिवाज होते हैं उनके साथ में एडेप्ट हो जाना, उन्हीं को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज सोशलाइजेशन। तो 7th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन, एक पीटी या फिर खेल शिक्षक है, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। यानी कि एक खेल का टीचर है वो क्रिकेट खिलाता है और अपने बच्चों का यानी कि अपने जो स्टूडेंट्स है उसको क्रिकेट में और ज्यादा एक्सपर्ट करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करेगा, वो क्षेत्र रक्षण का ज्यादा प्रैक्टिस कराएगा, शिक्षार्थियों को ये बताएगा कि क्षेत्र रक्षण सीखना उसके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शन करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। भाई अगर हम कुछ भी काम करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम काम बच्चा कब सीखता है, न तो वो तर्क से सीखता है, न वो अवलोकन से सीखता है, न कि वो बताने से सीखता है, वो सीखता है उस चीज की प्रैक्टिस करने से। बच्चा प्रैक्टिस करेगा अपने आप सीख जाएगा, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अपने दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। यानी कि एक शिक्षिका है, एक बच्ची है, यानी कि एक टीचर है, वो बच्चे की इस तरीके से हेल्प करती है कि वो अनेक स्थिति और अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके, यानी वो अलग अलग तरीके से उस चीज को
सीख सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर भी उपलब्ध कराती है। वाइगॉस्की के अनुसार आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वाइगॉस्की के अनुसार परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे। यानी कि वाइगॉस्की ने ये बोला है, वाइगॉस्की के अनुसार टीचर ये कराना चाह रही है कि वो किसी भी चीज को अलग अलग फॉर्म में करे, उस तरीके से वो कौन से परिप्रेक्ष्य का उपयोग करेगी। भाई बात अगर वाइगॉस्की की करें तो यहाँ पर सक्रियकरण और आत्मसात इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तर्क संगत और निर्माण इस तरीके के ऑप्शंस हम लोगों को दिए हुए हैं। अब चारों ही ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूजन वाले हैं, क्योंकि बात वाइगॉस्की की करी है, बात जो है वो वाइगॉस्की की करी है, लेकिन अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो वहां पर हमारा आंसर बी दिया हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बी आंसर कैसे होगा, ये बात थोड़ी कंफ्यूजन में है। आप लोगों का अगर इसको लेकर कोई भी रिव्यू है तो आप मुझे आंसर कर सकते हैं इसका राइट, जो भी आप लोगों को लगता है वो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया। यानी कि सीता नाम की एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, हाथ से ही क्या कर रही है, दाल चावल खानी सीख लेती है। पहले वो चम्मच से खाती थी, अब वो हाथ से खाती है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल को मिक्स करती है, खाती है। चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को फिक्स कर लिया। यानी वो जो उसका माइंड है ना, तो उसने फिक्स कर लिया है उस चीज को, उसने उस चीज को एडेप्ट कर लिया है कि मुझे ये काम कैसे करना है। तो उसने क्या किया है, उसने अंगीकार किया है, समायोजित किया है, अनुकूलित किया है या समुचित किया है। तो उसने क्या किया है, उस चीज को अनुकूलित कर लिया है कि इस चीज को कैसे करना है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के विभिन्न पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रिनियंत्रण सिद्धांत में संबोधित किया गया है। यानी कि जो स्टर्नबर्ग के जो त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें 3 बातों को बोला गया है। कौन सी एक बात है जो नहीं बोली गई है, तो देखिए अवयव बोला गया है, सामाजिक है, अनुभाविक है। संदर्भगत बात स्टर्नबर्ग के जो त्रितंत्र जो बुद्धि का सिद्धांत है उसमें नहीं बताया गया है। तो 11 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बी 12 नंबर क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के रिगार्डिंग पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, आवश्यक समान योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो ये बात किसकी हो रही है, हार्वर्ड गार्डनर की हो रही है। हार्वर्ड गार्डनर क्या बोलते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग योग्यताएं होती है, अलग अलग जो होती है वो स्किल्स होती है। यही तो पूरा बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब यही तो है। तो इसका हो जाएगा हमारा 12 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे त फ च ध्वनियां क्या है, स्वनीम है, रूपीम है, लेखीम है या शब्दीम है। तो ये तो आप लोगों को रटना पड़ेगा, ये स्वनीम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक टीचर क्या करेगा, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे तो लड़के जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, लड़कियां तो नहीं एक्टिव होगी। लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रहना, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना। भाई अच्छा लड़का अच्छी लड़की कह रहे हैं, ये तो नैतिक विकास की बात हो रही है, जेंडर की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये तो नहीं होगा। सिर्फ लड़कों को प्रोत्साहित करेंगे, ये भी नहीं होगा। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, भाई कोई भी काम करने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित नहीं करना, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि लड़के और लड़कियों को एक साथ जो है वो अपारंपरिक भूमिकाओं में कार्य करवाएंगे। तो 14 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। यानी कि जो स्कूल होती है उसमें व्यक्ति की विभिन्नताओं को किस तरीके से पूरा करेगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है वो विशिष्ट है, ऐसे हम बच्चे को फील कराएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कोई इंटेलिजेंट भी होगा, कोई मेंटली रिटार्डेड भी होगा, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड भी होगा, कोई ब्लाइंड भी होगा, कोई अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई ओवर इंटेलिजेंट होगा, कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे टाइम पे, स्कूल स्कूल में होने के नाते
हम बच्चे को उसको फ़ील नहीं कराएँगे कि आप इंटेलिजेंट हो, आप वीक हो, ऐसा कुछ भी। व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करेंगे भई, खाई को कम करना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये हो सकता है फिर भी बेस्ट दिखते हैं। शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, भई बच्चे में क्या कमियाँ हैं, बच्चे में क्या टैलेंट है, उसको हम इक्वल कर लेंगे। ये तो कोई व्यक्तिक विभिन्नता का काम नहीं होता है। यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या नहीं। वही व्यक्तिक विभिन्नताओं का मतलब यही तो होता है कि कोई भी बच्चा कोई भी काम को करने के लायक है या नहीं। मान लीजिए कोई ब्लाइंड बच्चा है और हम उसको कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या वो बच्चा उस पिक्चर को देख के पिक्चर बना सकता है, जब वो बच्चा देख ही नहीं सकता? तो ये तो नहीं हो सकता। तो कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं विद्यालय में, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो बच्चा काम करने के लायक है या नहीं है, योग्य है या नहीं है। उसके बाद में हम लोग जो है वो काम करवाएँगे। तो या आई होप आप लोगों ने ये एज़ अ टेस्ट लिया होगा, और 15 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करें, और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लें इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।